हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। खास तौर से उन लोगों के लिए जिसको किसी भी कैटेगरी का लोन चाहिए। कभी भी आप बैंक में जाते हो, बैंक आपसे डॉक्यूमेंट डिमांड करता है और आप वो डॉक्यूमेंट दे देते हो। इसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लोन देते समय बैंक कंसिडर करता है, वो क्या चीज़ें चेक करता है, इस बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं हूँ सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि व्हाट बैंक चेक फॉर लोन। देखिए, यहाँ पे आज मैं आपसे सामने 5 चीज़ें रखने वाला हूँ और इन 5 चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा, जिसके बेसिस पे आप ये समझ पाओ कि आखिर बैंक क्या चीज़ें चेक करता है। और अगर हम उन चीज़ों को पहले से मेंटेन करना शुरू कर देंगे तो वो चांसेस कम हो जाएंगी कि बैंक हमको डिनाई कर दे लोन देने से। देखिए, जब मैं लोन की बात कर रहा हूँ तो मैंने अभी पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि लोन किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो ऑटो लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, मैं हर चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है सिबिल स्कोर। देखिए, जब भी आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए तो बैंक आपसे सबसे पहले चेक करता है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर कैसे इंपैक्ट करता है, ये सारी चीजें हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। बट अगर हम एक नॉर्मल व्यू लें तो हम ये कह सकते हैं कि सिबिल स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है जो आपकी क्रेडिटेबिलिटी बताता है, जो ये बताता है कि आपको लोन देने वाला है कि नहीं है, आपकी रेटिंग कितनी है, आप यूजुअली कैसे पेमेंट करते हो, आपको कितना यूजुअल लोन की जरूरत पड़ती है, आप इन चीज़ों को कैसे डील करते हो, आपकी पेमेंट हिस्ट्री क्या है, आपकी सारी बैंक्स के साथ डीलिंग क्या है, वो सारी चीज़ों को कंप्यूट करके सिबिल स्कोर बनाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। लेकिन उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है सोर्स ऑफ अर्निंग। आप आखिर कैसी सोर्स ऑफ अर्निंग करते हो। अगर आप जॉब करते हो तो फिर हमें फॉर्म 16 चाहिए। हम फॉर्म 16 से वेरीफाई करते हैं कि क्या जेन्युइनली आप वहाँ पे काम करते हो कि नहीं करते हो, क्या आपकी जो सैलरी आपने मेंशन कर रखी है वो जेन्युइन है भी कि नहीं है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि अगर आप कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो फिर गवर्नमेंट आपसे, बैंक आपसे मांगता है आपका कंप्यूटेशन, यानी कि आईटीआर के साथ आपको कंप्यूटेशन भी देना पड़ता है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ये देखना चाहती है, बैंक ये देखना चाहती है कि एक्चुअली जो आपने आईटीआर फिल किया है उसके बेसिस पे क्या वैसा ही कुछ आपने अर्न किया है कि नहीं, कि सब कुछ ऐसे नेगोशिएटेड फिगर्स हैं, ऐसा तो नहीं है। ये चीज़ों को भी बैंक अच्छी तरह देखता है, क्योंकि बैंक आपको लोन दे रहा है तो बैंक चाहता है कि आपके पास कुछ ऐसा अर्निंग तो हो कि उस पैसे को आप वापस कर सको। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है अकाउंट स्टेटमेंट। अब ये अकाउंट स्टेटमेंट क्या है, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, जब मैं अकाउंट स्टेटमेंट की बात करता हूं तो अकाउंट स्टेटमेंट ये होता है कि बैंक के पास जब भी आप जाते हो तो बैंक आपका स्टेटमेंट, यूजुअली 6 महीने का स्टेटमेंट लिया जाता है और बैंक ये देखता है कि आपकी ट्रांजैक्शंस कैसी हैं बैंक के साथ, क्या आप रेगुलर बेसिस पे बैंक के साथ डीलिंग करते हो कि नहीं करते हो। भाई, आप कहते हो कि मैं 50 लाख रुपीज़ अर्न करता हूँ, अब बैंक कहेगी बताओ कैसे अर्न करते हो। भाई, 50 लाख तो आपने बोल दिया, तो बोलने से तो नहीं होगा ना, बोलने को तो आप 10 करोड़ बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अकाउंट स्टेटमेंट आपकी जो भी आपके ट्रांजैक्शंस है उसको शो करता है, वो दिखाता है कि एक्चुअली आप कुछ डीलिंग करते भी हो कि नहीं करते हो। एक्चुअली बैंक, गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम एक रूल बनाती है, जैसे कि अभी जो करंट रूल चल रहा है कि 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा कोई भी बिजनेसमैन कैश में पेमेंट नहीं कर सकता और 2 लाख रुपए से ज़्यादा की भी पेमेंट नहीं कर सकता इन एग्रीगेट किसी भी पर्सन को। तो बैंक देखता है कि क्या आप रेगुलर बेसिस पे अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अगर आपकी ट्रांजैक्शन रेगुलर बेसिस पे है, आप इनफ्लो एंड आउटफ्लो करते रहते हो, यानी कि आपके पास जो आप फाइनेंसिंग बता रहे हो, जो आप अपनी अर्निंग बता रहे हो, वो कहीं ना कहीं जेन्युइन कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट बात आती है पेमेंट हिस्ट्री, कि चलो अच्छा ठीक है, किसी ने पहले आपको लोन दिया तो क्या आपने उसको पेमेंट टाइमली की थी कि नहीं की थी। ऐसा तो नहीं कि आप पेमेंट लेकर के डिनाई कर दिए थे, ये ऐसा तो नहीं, आपने लिया तो था लेकिन लास्ट में फिर कुछ सेटिंग हुई थी। सेटिंग का मतलब ये होता है कि आपसे बैठ करके नेगोशिएशन हुआ था कि चलो एक काम करो 50% पे सेटल कर लो या 80% पे सेटल कर लो, ये सारी चीज़ें हुई थी, तो इसका मतलब कि आप अच्छे पर्सन नहीं हो, आपको लोन नहीं देना चाहिए। तो बैंक ये चेक करता है कि अगर आपको लोन दिया जाए तो क्या आप ऐसे पर्सन हो कि क्या इससे पहले आपने किसी से लोन लिया था और उसकी टाइमली पेमेंट की थी कि नहीं की थी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं, तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने कभी पहले लोन लिया है तो उसकी टाइमली पेमेंट कर दें। अच्छा, एक बात और भी आती है कि मान लीजिए कि मैंने कभी लोन नहीं लिया है तो क्या होगा। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बिकॉज ये चीज़ होती है कि जब आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है तो फिर गवर्नमेंट के, बैंक के मन में एक क्वेश्चन मार्क आता है कि भैया वो डरता है कि हम आपको कैसे दें, क्योंकि बैंक तो आपके बारे में कुछ जानता नहीं है। प्रॉब्लम एक और भी है कि हमको पहला लोन कैसे मिले, उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है कि हम जब भी बैंक के
के पास जाते हैं और ऐसी अमाउंट बोलते हैं कि बैंक भी डर जाए। हम कहते हैं हमको 10 लाख रुपए का लोन दे दो, हम कहते हैं हमको 5 लाख रुपए का लोन दे दो, हम कहते हैं हमको 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो। बैंक ऐसे कैसे दे देगा आपको इतना बड़ा लोन? तो बैंक से सबसे पहले बोलिए कि हमको छोटा सा लोन दो, 50,000 रुपए का लोन दो, 1 लाख रुपए का लोन दो। जब आपको वो छोटी डिनोमिनेशन में लोन देगा, आपकी ट्रांजैक्शंस को देखेगा, आपकी पेमेंट को देखेगा, उसके बेसिस पे उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और इसके बाद वो धीरे धीरे आपकी अमाउंट को प्लस करता जाएगा। लेकिन एक ही बार में अगर आप कह दोगे कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दो, तो कोई भी डर जाएगा। नेक्स्ट आती है EMI टू इनकम रेशियो। भाई आपकी जो इनकम है, अब यूँ कहो कि मैं कमाता हूँ महीने में 50,000 रुपये। अब अगर 50,000 रुपये कमाते हो और आपकी टोटल EMI 40,000 रुपीज़ की है, इसका मतलब कि आपके पास बचा 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये में आप अपना घर कैसे चलाओगे? इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कभी ना कभी आप डिफ़ॉल्ट करोगे ही करोगे, क्योंकि प्रैक्टिकली बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये। तो बैंक भी देखती है कि आपकी जो टोटल EMIs हैं सारी चीज़ों की मिला के, चाहे आपका अगर आपने एल्मेरा भी ले रखी है, आपने TV भी ले रखी है, आपने लैपटॉप भी ले रखा है, आपने अपने घर के लिए फ्रिज भी ले रखा है, उन सभी EMIs को, आपने होम लोन ले रखा है, आपने ऑटो लोन ले रखा है, कितनी भी EMIs आपकी चल रही हों, अगर इन एग्रीगेट आपकी टोटल EMI 50% को टच कर जाती है तो बैंक भी डिनाई कर देता है। तो बैंक के लिए एक रेस्ट्रिक्शन हो जाती है कि वो आपको 50, मैक्सिमम कुछ केसेस में जब आप हाउसिंग वगैरह के लिए जाते हो तब 50 या 60 भी दे देती है कि चलो ठीक है, आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका 60% तक हम आपको EMI, मतलब जो भी उसकी 60% आएगी उतनी आप EMI दे दोगे, रेस्ट 40% से अपना घर चला लोगे। तो इस तरीके से उसके लिए एक लॉक इन हो जाता है कि भैया इससे ज़्यादा आपको लोन नहीं देना है कि आप उसकी पेमेंट ही ना कर पाओ। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी सिविल स्कोर पे होने वाली है, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।